What happened? Last class Good is over. afternoon, ma'am. Last class is over. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is over. Yes, ma'am. So why such less students are here? Attendance इतनी कम क्यों है? क्या? Am I audible, Geetika? Gaurav? Okay, fine. So let us start with can you see this slide? Oh. So in the previous class yesterday, we have already started and we had a very good discussion of what is the syllabus of Indian Contract Act and a little bit of introduction regarding the sources of the business law I have given. And yesterday I have shared on PDF also and the slide also. I hope you all have read the same. And now बिजनेस लॉ का डेफिनेशन भी मैंने कल की क्लास में बताया था और आईसीए में कब स्टैब्लिश हुआ, कब एग्जिस्टेंस में आया और उसमें कब एक छोटा सा अमेंडमेंट 1996 में हुआ था, इस बारे में मैंने आपको बताया था. Now in today's class I'll be coming up with the scheme of the act. Indian Contract Act का में कितने sections थे और किस तरीके से उनको डिफाइन किया गया है, and later on how some sections were expelled out of Indian Contract Act into a new act. Okay, so this you can see on your screen. कुछ जनरल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स कहलाते हैं. पहले क्या था कि सेक्शन 1 से लेकर के 266 सेक्शन तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, ठीक है. But later on, some of the sections specific to some particular act were expelled out from this particular act and a new act was made. And that was Sales Goods Act and Partnership Act. सेल्स गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट आप सेमेस्टर 4th में कमर्शियल लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है. फिलहाल आप प्योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे. पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से 266 था. अब किस तरीके से ये सेक्शंस जो हैं कुछ अलग अलग उसमें प्रिंसिपल्स में बांटे गए, ये देख लीजिए. सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. जनरल प्रिंसिपल कि जो भी हम लोग इस पर्टिकुलर पेपर में पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारा जो है 75 सेक्शंस तक है. और जनरल प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो ये सब नॉर्मल जितनी भी बातें कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के हैं उससे रिगार्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स कहलाती हैं, एंड दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 1 to 75. इसके बाद आ जाइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी. तो सेक्शन 175 के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं आईसी में 124 से स्टार्ट है. तो यू मस्ट बी सरप्राइज कि 76 से 123 कहाँ चला गया, ठीक है. सो यू कैन सी ऑन स्क्रीन, नीचे नोट में लिखा है मैंने कि जो 76 से 123 तक का सेक्शन है वो बच्चों कुछ
गुड्स के रिलेशन में था, ठीक है, सामान की खरीदारी को लेकर के वो सेक्शंस बनाए गए थे। तो लेटर ऑन जो है 1930 में ये देखा गया कि इट वाज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो 76 से 123 को निकाल करके जो है भारत सरकार ने उसको जो है एक नया लॉ बना दिया, और वो एक्ट हो गया सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930, जिसको आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 के पेपर में यूनिट 2 में, ठीक है। इसके अलावा 23 तक क्या हो गया, अब आ जाइए 24 से 147, आईसीए का ही पार्ट है अभी भी, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, एक्चुअली आपके सिलेबस में इस पेपर में सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्रांजलि भटनागर जो है पढ़, अगर बच्चा पढ़ रहा होता तो उसको पता भी होता कि फोन पे म्यूट है अनम्यूट है। अब वो से लॉगिन करके आ गया है म्यूट ऑल, और उस चक्कर में मुझे सबको म्यूट करना पड़ता है। अब आई थिंक सब लोग म्यूट हो गए। Just give me a second. कोई बात नहीं प्रांजलि। ओके, तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स में पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो है किसी सामान को खरीदने में उसकी कंडीशंस, वारंटीज और इंडेमनिटी की बात की जाती है कि मान लीजिए कोई नुकसान होता है, ठीक है, उसमें इंडेमनिफाई करना होता है एक पार्टी को अगले पार्टी को, तो ये सब जो है आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सेकेंडली 118 से लेकर के वन, नहीं ये 147 के बाद ये 155 से होगा, ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 148 से होगा, सॉरी। इसको जो है स्लाइड में ही करेक्शन में करके करेक्शन कर लीजिएगा, स्लाइड में ये शायद गलती से 118 लिखा गया है, ये 148 होगा बच्चों, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बेलमेंट एंड प्लेज 148 से लेकर के 181 तक के जो सेक्शंस हैं वो कवर करते हैं बच्चों बेलमेंट एंड प्लेज वाले कॉन्ट्रैक्ट को। अब बेलमेंट और प्लेज क्या होता है, इस वर्ड का मतलब समझिएगा। बेलमेंट क्या होता है, जब आप किसी को कोई सामान देते हैं फॉर सर्टेन पर्पस, फॉर सपोज आपने अपना स्कूटर रिपेयर करने के लिए दिया, आपने अपना कपड़ा स्टिच करने के लिए दिया, ठीक है, तो आपने अपना सामान अगले को किसी पर्पस के लिए दिया है, और आप उस पर्पस के होने के बाद वो सामान उससे ले लेंगे, ठीक है। या आपने अपना पेट जो है पड़ोसी के यहाँ रखा क्योंकि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, किसी रख रखाव के लिए, और आने के बाद आप उससे अपना पेट ले लेंगे। या आपने अपनी किताब अपने फ्रेंड को दी, उसको एग्जाम में पढ़ना था, और आने के बाद आप सामान उससे ले लेंगे, तो बेलमेंट यही होता है। बेलमेंट क्या होता है, व्हेन वन पार्टी डिलीवर्स हिज गुड टू अनदर पार्टी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और उस पर्पस के पूरे होने के बाद वो सामान वापस ले लेते हैं, ठीक है, या अगला जो है उसको दे देता है वापस, इसको कहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बेलमेंट। एक पार्टी बेलर होती है और एक पार्टी बेली होती है, जो देता है वो बेलर होता है, और जिसके पास वो सामान देता है रखता है वो बेली होती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही स्कीम के तहत आता है, जो सेक्शन 148 से 181 तक कवर किया जाता है। इसी में प्लेज भी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो बेलमेंट में क्या था, आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हैं, उस पर रिपेयर करना है, उसको बनाना है, काटना है, छाटना है, जो भी है। प्लेज में भी आप सामान किसी के पास रखते हैं अपना, लेकिन आप गिरवी रखते हैं, आप गिरवी रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 लाख उधार किसी से लिया, बदले में उसके पास आपने जो है अपने सोने की चेन रख दी, तो आपने अपना सोने का चेन क्या किया, प्लेज करा उनके पास, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे रखा है। जिस दिन आप उनका 5 लाख रुपए उनको देने चाहेंगे, आप उनसे वो ले लेंगे। तो यहाँ पे प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस ये है कि आपने जो सिक्योरिटी के लिए सामान रखा उसमें वो कोई भी छिड़खानी नहीं करेंगे,
सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, और जैसे ही वो आपका ओरिजिनल पेमेंट लेकर आएंगे आप वो सामान उनको वापस लौटा देंगे। जबकि बेलमेंट में जो आपने सामान दिया है वो किसी काम से दिया है, कपड़ा दिया है स्टिच करने के लिए तो वो उसको स्टिच करके देगा, स्कूटर दिया है रिपेयर करने के लिए रिपेयर करके देगा। ठीक है, समझ में आया बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस? तो ये 148 से 181 तक जो है आपका आईसीए का पार्ट है। और उसके बाद आ जाता है 182 से 238 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसमें क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल मतलब किसी बिजनेस का ओनर हो गया, मान लीजिए मालिक, और उसके बिहाफ पे जो काम करता है वो उसका एजेंट हो गया। और इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जनरली ऐसा तब होता है जब बिजनेसमैन, जब ओनर, जब प्रिंसिपल अपने देश में ना हो या बाहर हो तो वो क्या करता है अपने काम के लिए एजेंट रख देता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के तहत वो एजेंट जो है उसका सारा काम देखता है और वो जो है पूरी तरीके से मान्य होता है, जस्ट लाइक एज एन ओनर ही इज डूइंग। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी बच्चों हम लोग सेमेस्टर फोर्थ में जो है कॉमर्शियल लॉ में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल लॉ में सेमेस्टर फोर्थ में पहली यूनिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ही है, दूसरी यूनिट आपकी सेल्स गुड्स एक्ट है जो आप देख पा रहे हैं नोट में दिया हुआ है, सेक्शन 76 से लेकर के 123। और तीसरी यूनिट जो आपकी कमर्शियल लॉ में सेमेस्टर फोर्थ में जो है वो पार्टनरशिप एक्ट है, जो कि आप नोट में बी पॉइंट देख पा रहे हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आईसीए का पार्ट अभी भी है, और बाकी की जो दो यूनिट आप पढ़ेंगे, जो दो नए एक्ट बन गए, वो आईसीए का ही पार्ट हुआ करता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। इनको निकाल करके रिपील कर दिया गया नए लॉ में, क्योंकि फिर पाया गया कि 238 के बाद जो 239 से 266 एक्ट जो है सेक्शंस है वो तो पार्टनर्स किससे रिलेटेड थे। तो लॉ ने क्या करा, भारत की लॉ ने क्या करा, इसको अलग करा और बोला ये एक नया एक्ट ही बना देते हैं, इसको एक अलग ही लॉ बना देते हैं, इसको आईसी का पार्ट नहीं रखते हैं। वाज रिलेटेड। I hope this skeleton of Indian Contract Act, this am I not audible? कब से, कब से नहीं ऑडिबल हूं मैं? शुरू से ऑडिबल है श्रेया? Okay, fine. Now I hope the scheme of the act. Okay, now I'm audible, Kushi. Dilpreet, am I audible, beta? Okay. The scheme of the act of Indian Contract Act is clear to all of you. Everyone, please reply. The scheme of Indian Contract Act is clear to you. Okay, fine. Now, let's move to the next slide and now have a look on the definition of contract. Contract क्या है? ठीक है, हो गया, हमने देख लिया कि बिजनेस लॉ क्या होता है, हमने देख लिया कि हमारे देश में लॉ के सोर्सेस क्या हैं, हमने देख लिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कीम क्या है। ठीक है, नाउ today we will start with the definition of the contract. क्या हुआ?
इंडिमनिटी एंड गारंटी जानना है। इंडिमनिटी एंड गारंटी प्रिंसी जो है आपके सिलेबस में है नहीं, बहुत परेशान नहीं हुए। इंडिमनिटी एंड गारंटी में होता क्या है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, मतलब जो कंटिंजेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि मेकिंग समबडी सेफ और पेइंग समबडी बैक, ठीक है। तो इंडेमनिटी एक तरीके का इज एन एक्ट which compensate or protect somebody against any loss or to make the good द लॉस सफर, ठीक है। होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो और गारंटी एक स्पेशल तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इट इज एक्चुअली मेंशन अंडर सेक्शन 174 नहीं 124 में होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट a contract which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called the contract of indemnity. Indemnity क्या होता है? इंश्योरेंस का वर्ड होता है बच्चों। इन इंश्योरेंस सेक्टर क्या कहता है? इंश्योरेंस सेक्टर आपको इंडेमनीफाई करने का ही तो प्रॉमिस करता है कि अगर आपको एक्सीडेंट हो गया या आपकी गाड़ी जो है गाड़ी का आपने इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करता है? इंडेमनीफाई करता है। इंडेमनीफाई करता है, जितना आपका नुकसान होता है उतना कैलकुलेट करके आपको रिपे करेगा, ठीक है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कराओ तो हेल्थ में रिपे करेगा, गाड़ी इंश्योरेंस कराओ तो गाड़ी में इंश्योरेंस करेगा। इंडेमनिटी में भी यही है। इंडेमनिटी में एक पार्टी जो है, एक प्रोमिसर अगली पार्टी को प्रॉमिस करेगा कि उसको जो भी लॉस होगा उसके द्वारा या किसी के द्वारा, वो उसके लिए उस लॉस का भरपाई करेगा, ठीक है। तो वो अब इंडेमनीफायर जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट में आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए जस्ट इग्नोर इट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट विद टुडे यूनिट 1। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें यूनिट 1 जो है वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो लेट अस टॉक अबाउट कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सैलमन ने, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उससे पहले मैं कुछ लोगों की डेफिनेशन को टेकअप करूंगी विच इज नॉट मेंशन ऑन माय स्क्रीन। सैलमन ने कहा है कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, ठीक है। सैलमन ने कहा है कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है विच क्रिएट्स एंड डिफाइन द ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। सलमान ने कहा कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों की ऑब्लिगेशन तय होती है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना कंसिडरेशन के नहीं माना जाएगा। तो सॉलमन का भी डेफिनेशन यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जिसमें दो लोगों की एक दूसरे के प्रति ऑब्लिगेशन तय होती है, ठीक है। श्रेया ने लिखा है promise or a set of a promise forming a consideration for each other is called an agreement. Yes, that is under section 2E, ठीक है। इसके बाद हल्सबरी का एक जो है डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि an agreement between two or more persons which is intended to be enforceable at law and is constituted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing some act. हेल्सबरी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिसमें लीगल एलिमेंट है। एनफोर्सेबिलिटी मैंने आपको बताया है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब ये है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट टूटे या किसी भी तरीके का ब्रीच हो, धोखाधड़ी हो, तो कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट लीगल होना चाहिए ताकि आप कोर्ट में जाकर के अदर पार्टी को स्यू कर सके, ठीक है। Now, on your screen, you can see the definition of the contract as per the Indian Contract Act in our law is any agreement which is enforceable by law. जो भी एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच हो रहा है, दो पार्टी के बीच जो भी प्रॉमिस हो रहा है, अगर वो प्रॉमिस लॉ के तहत है, अगर वो प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कि अगर नहीं किया तो हम आपको कोर्ट ले जाएंगे और आपको करना पड़ेगा आपका ऑब्लिगेशन, ठीक है। यही एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब लॉ आपसे करवाएगा अगर आप नहीं करोगे किन्हीं कारणों से, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन H में कॉन्ट्रैक्ट कहे जाते हैं। समझ में आया? मेरी आवाज लो है क्या? सुबह मैं इसी सेटअप के साथ पढ़ा करके 3 3 क्लास होती हूँ, किसी ने कुछ क्लियर मतलब
Monica, it's loud and clear, हाँ एकदम. Okay, thank you Dipreet and Namrata everyone. ओके अब इस डेफिनेशन में आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहे हैं, एक एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. ठीक है, एग्रीमेंट होगा सबसे पहले तो दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो एग्रीमेंट दोनों पार्टी को लीगल ऑब्लिगेशन के तहत बांधेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि समोसा नहीं खिलाए तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, जो एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होगा दो पार्टी के बीच और वो एग्रीमेंट जो है दो पार्टी को जो है लीगल ऑब्लिगेशंस तय करेगा, उनको बांधेगा. वो स्टेटमेंट, वो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब जो मैंने आपको बताया था कि अपनी कॉपी के आगे जो है यूनिट 1 के आगे 2-3 पन्ने छोड़िएगा, तो आज उसमें पहला जो आप लिखेंगे सेक्शन वो क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच और कोलन दे करके डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से आप सेक्शंस आज से जॉट डाउन करना शुरू करेंगे और उनके सामने जो है उनके कीवर्ड्स लिखेंगे. इज दिस क्लियर? ओके 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 ओके, सब लोग जो है चैट बॉक्स में वही चीज लिख रहे हैं. ओके, सो आई होप डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको क्लियर हो गया है. नाउ अब आ जाइए कि जब इसमें दो एलिमेंट आपको मिले, एक तो एग्रीमेंट और दूसरा क्या है, लीगल. ठीक है, लीगैलिटी. तो अब जो है हम लोग बात करते हैं, गिव मी अ सेकंड. कि एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में कहा गया है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस या दो चार प्रॉमिस जो भी आपने करा है, ठीक है, दो पार्टी ने करा है या दो से ज्यादा पार्टी ने आपस में किया है, जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी तय हुआ है. कंसिडरेशन मतलब कल की क्लास में मैंने बताया था कि लॉ में कंसिडरेशन क्या होता है बच्चों, प्राइस होता है. और दोनों ही पार्टी को कोई ना कोई कंसिडरेशन एक दूसरे को देना होगा, प्राइस देना होगा. वो प्राइस कुछ भी हो सकता है, वो प्राइस कोई मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है, मनी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, कोई एक्ट हो सकता है, एनीथिंग, समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ द अदर. यस करेक्ट गीतिका. ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या कहता है, हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन तय हुआ है एक दूसरे के बीच, वो क्या है, एग्रीमेंट है. तो हम और तुम जो है अगर तय करते हैं कि हम तुम्हें समोसे खिलाएंगे अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे 80%, फनी सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक एग्रीमेंट है. अब इसमें अगर लीगल एलिमेंट जुड़ जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. ठीक है, अब एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में की इंपॉर्टेंट बात ये है, खासियत ये है कि एग्रीमेंट होने के लिए प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन चाहिए. प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, दो पर्सन, एटलीस्ट दो पर्सन चाहिए, प्लूरल होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे. एक आदमी खुद से ही तय कर ले कि हम 80% लाएंगे तो हम अपने आप को स्कूटी खरीद के देंगे, ठीक है, दैट इज नॉट एन एग्रीमेंट. ठीक है, लॉ कहता है कि एग्रीमेंट होने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं. दूसरी बात आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंसेंसस एट आइटम. अब जैसे कि जब आप आगे जो है सेक्शंस लिखेंगे, 2H डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2E डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, वहीं पे इस तरीके के दो चार फ्रेज आपको पूरे पेपर में मिलेगा. जैसे कि कंसेंसस एट आइटम कई बार 2 नंबर में पूछा गया है. ठीक है, तो कंसेंसस एट आइटम को भी आप बाहर ले आइएगा. ठीक है, बाद में भूल जाता है कि जस्ट इन रेम एक आता है, नॉन नेमोडेट कोड हैबिट आता है, कंसेंसस एट आइटम आता है, उस वक्त कंफ्यूजन होता है ये क्या था ये क्या था, सब एक जैसे लगते हैं. तो कंसेंसस एट आइटम को भी बाहर लाइएगा. ठीक है, तो पहला क्या है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, और दूसरा क्या है, कंसेंसस एट आइटम होना चाहिए. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें दोनों पार्टी की सहमति एक ही चीज एक ही समय पर एक ही सामान के लिए हो. मान लीजिए हमने कहा
कि हम गोमती नगर वाली अपनी वो जमीन जो है आपको बेचना चाहते हैं। अगले ने हमने हमारी गोमती नगर में 2 जमीनें हैं, ठीक है, तो हमने जमीन जो है मेन गोमती नगर की कही, उसने जो है एक्सटेंशन की समझी, ठीक है, और जो है देर इज सम डिस्क्रिपेंसीज, नो क्लैरिटी अबाउट द सेम। अब यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टी ने एक दूसरे को गलत समझा, गलती किसी की भी नहीं थी, किसी ने भी फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, लेकिन गलत समझा, ठीक है। तो कंसेंसस एड आइटम कहता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टी एक दूसरे को एक ही चीज के लिए सेम टाइम पे सेम सेंस में समझे, तभी एग्रीमेंट होगा। मतलब बोथ द पार्टी मस्ट एग्री अबाउट द सेम सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। हम एक जमीन की बात कर रहे थे, वो अगले जमीन के बारे में सोच रहे थे, यहाँ पे एक चीज के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे थे, ठीक है। या हम आज बेचना चाह रहे थे, वो आज नहीं 1 महीने बाद आ रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम पे उस चीज पे सहमति नहीं बन रही थी, तो कंसेंसस एड आइटम नहीं हो रहा था, एग्रीमेंट नहीं है ये, ठीक है। तो एग्रीमेंट कंसेंसस एड आइटम कहता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स होनी चाहिए, एन एग्रीमेंट इज नेसेसरली एन आउटकम ऑफ कंसेंटिंग माइंड्स, that is the two contracting parties must agree about the subject matter of the contract. Meeting of the two minds on the same thing with the same sense is compulsory. Is this clear to all of you? Agreement का definition और agreement की requirement. Okay. अच्छा, इसके अलावा क्या है कि प्रॉमिस होना चाहिए, डेफिनेशन में वो आपको दिख ही रहा है कि दो पार्टी की में जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो प्रॉमिस नेसेसरी एलिमेंट है, और प्रॉमिस के साथ साथ, लेकिन मैम बाद में तो एग्री करेंगे ना, तो कंसेंसस एट आइटम कैसे नहीं हुआ। एक तो आर्यन, तुम फिजूल में चैट बॉक्स में इतना कुछ लिखते हो ना, लेकिन बाद में, मैम बाद में तो एग्री करेंगे ना, तो कंसेंसस एट आइटम कैसे नहीं हुआ। बाद में एग्री करेंगे, 1 महीने बाद एग्री करके क्या करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऑफर दिया, उसका जो भी ड्यूरेशन होगा, 1 दिन 2 दिन, जो भी रिजनेबल टाइम पीरियड होता है, उसमें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, 6 महीने बाद वो मानकर भी क्या करेंगे। तो कंसेंसस एड आइटम कहता है कि जिस वक्त ऑफरर ऑफर कर रहा है, उसी टाइम पे जो है पार्टी, जो है अगली पार्टी, उसको एक्सेप्ट भी करे उसी टाइम फ्रेम में और उसी सेंस में, तभी एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन और एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को। Shall I move to next slide? ओके, अब एग्रीमेंट के डेफिनेशन में आपने वर्ड देखा प्रॉमिस, तो अभी लॉ कहता है कि प्रॉमिस भी डिफाइन करते हैं हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। तो आज तीसरा सेक्शन आप क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, इसको भी आप कॉपी में आगे ले आएंगे। व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent, that is agreement for the proposal, it is said to be accepted and is known as promise। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है, किसी ऑफर, कोई ऑफर देता है, और अगला पार्टी जो है उस ऑफर को अपना एसेंट देता है, मतलब एग्रीमेंट देता है उस प्रपोजल को, इसका मतलब माना क्या जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब दोनों के बीच वो ऑफर एक प्रॉमिस में बदल चुका है। अब ऐसे ही प्रॉमिस को आप फर्दर एग्रीमेंट कहते हो, ठीक है, जब वो सेम सेंस सेम टाइम फ्रेम में है, ठीक है, और उसमें जब लीगैलिटी जुड़ जाती है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो प्रॉमिस समझ में आ रहा है, जब एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए अगली पार्टी द्वारा, वो क्या बन जाता है, वो एक प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, एग्रीमेंट एक प्रॉमिस ही तो है, क्लियर है। लेकिन प्रॉमिस वर्ड को भी डिफाइन किया गया है सबसेक्शन बी में। तो सबसेक्शन बी पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, एच पढ़ लिया। अब आ जाइए लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन क्या कहता है, वर्ड लीगल ऑब्लिगेशन आप बार बार सुन रहे हैं। तो एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, ठीक है, जब एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाती है, लीगैलिटी आ जाती है, लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है, मतलब आप नहीं करेंगे तो हम आपको स्यू करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो इसका मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या रहे होंगे, पहले एग्रीमेंट रहे होंगे, उसमें लीगल एलिमेंट आया होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गए होंगे। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये अक्सर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक स्लाइड क्लैरी ऑन टाइप का था, तो इसको जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये स्लाइड्स जो थी, ये रफ इंट्रोडक्शन था आपकी यूनिट 1 का। Is this clear to all of you? Is there any problem regarding this to anyone? Crystal clear, ma'am. Crystal clear. तुम लोग मेरा कॉपी करते हो क्या? Because all agreements may not be enforceable by law by the opposite party. When an offer is made accepted, it becomes promised by the opposite party. Your voice is low, ma'am. Offer when a proposal is made by a person to another person with an intention to fulfill it. CCYY. अब ये क्या है आर्यन? Did agreement include social contract too? सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ प्रिंसी, मैं पूछ रही हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह का, कोई एग्जांपल टेकअप करो। टाइम हो गया क्या, लिंक मांग रहे हो तुम? सोशल एग्रीमेंट कैन एग्जिस्ट बट वोंट बी टर्म्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। सोशल एग्रीमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अगर दो पार्टी किसी भी टर्म पे एग्री करी, अब वो सब क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके के होते हैं। कोई गुड्स रिलेटेड है तो सेल्स गुड्स एक्ट में चले जाएगा, बाकी दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही, और जो होगा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले भी आईसी में टिक हो सकते हैं। वह क्वेश्चन एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आया। यू कैन अनम्यूट एंड टॉक टू मी इफ यू वांट, लेकिन मैंने म्यूट कर रखा है। प्रिंसी, if you want you can unmute and talk to me. Rest of you can mark your attendance and go. आज अटेंडेंस लो क्यों थी? ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना प्रिंसी, ठीक है? सब लोग ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, आप लोग कहीं भी बाहर मत जाइएगा। The time is not good. Okay, mark your attendance and leave the class. Thank you. Speaking, ma'am. Excuse me, ma'am.
चलिए, थैंक यू क्लास, लेट्स एंड अप द क्लास, टाइम अप। फ्रेंड्स के बीच जो एग्रीमेंट होगा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वही वाली बात होगी जो समोसे वाली बात मैंने एग्जांपल दिया था। जब तक लीगैलिटी नहीं आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लीगल एलिमेंट जब एंटर करेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हाँ आर्यन बोलो, क्या है? नहीं नहीं, आई विल नॉट अलाउ टू अनम्यूट यू। जस्ट टेल इन chat box only. बेटा ये तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस तरह के अभी बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चंस कल से आने शुरू होंगे। अभी लॉ पढ़ाएंगे, बहुत सारे मजाकिया क्वेश्चंस बनेंगे, तो कल की क्लास में इसको टेकअप करते हैं। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, ठीक है? कल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।